कभी सोचे कि आपकी जिंदगी की तस्वीर एकदम परफेक्ट है, अच्छी नौकरी, सफलता, मतलब सब कुछ। लेकिन उस तस्वीर के अंदर आप कहीं खोखला महसूस कर रहे हैं। और फिर एक दिन एक रहस्यमयी चिट्ठी आती है, एक चिट्ठी जो आपकी पूरी दुनिया को बदलने का वादा करती है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मंक हु सोल्ड हिज फरारी से जुड़ी समीक्षाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। और हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई जीवन को बदलने वाले व्यावहारिक सिद्धांतों का कोई खजाना है, या फिर ये सिर्फ प्रेरणादायक विचारों का एक और खूबसूरत पैकेज है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर शायद असलियत में काम नहीं आता। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इन रहस्यमयी चिट्ठियों में असल में कौन से राज छिपे हैं। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है जोनाथन लैंड्री। जैसा मैंने कहा, बाहर से उसकी जिंदगी कामयाब है, एक सफल इंजीनियर, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली और तनाव में है। और ये किरदार आज के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का एक सटीक आर्केटाइप है ना? बिल्कुल। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक खालीपन है। मुझे लगता है रॉबिन शर्मा ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। ये एक ऐसा किरदार है जिससे आज बहुत से लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। सही बात है। और इसी खालीपन के बीच उसे एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जो उसे उसके चचेरे भाई जूलियन मैंटल से मिलने के लिए कहता है। और जूलियन मैंटल तो वही साधु है जिसने अपनी फेरारी बेच दी। हाँ, जिसने अपनी फरारी बेच दी थी, बिल्कुल। और जूलियन उसे एक अजीबोगरीब मिशन पर भेजता है। हाँ, एक तरह की कह सकते हैं खजाने की खोज। हाँ, खजाने की खोज। जोनाथन को दुनिया भर में फैले 9 ताबीज टैलिस्मन्स और उनसे जुड़े 9 पत्र खोजने हैं, पेरिस की कला बाजारों से लेकर जापान के शांत मंदिरों तक। तो शर्मा ने यहाँ पर सीधे सीधे उपदेश नहीं दिया, उन्होंने एक कहानी का रास्ता चुना। आपको क्या लगता है ये तरीका इतना असरदार क्यों होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो है भावनात्मक जुड़ाव। जब हम किसी किरदार को संघर्ष करते हुए देखते हैं, सीखते हुए, बदलते हुए देखते हैं, तो हम उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उसके सबक हमारे सबक बन जाते हैं। ये जानकारी को एक अनुभव में बदल देता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अच्छा, वो क्या? कभी कभी कहानी सिद्धांतों पर इतनी हावी हो जाती है कि जो मूल संदेश है वो कमजोर पड़ जाता है, या फिर कहानी सिर्फ संदेश को पहुंचाने का एक कमजोर जरिया बनकर रह जाती है। तो एक संतुलन बनाना पड़ता है। हाँ, एक बहुत नाजुक संतुलन। और कई आलोचकों का मानना है कि इस किताब में कहानी थोड़ी फीकी रह गई। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो जाहिर है ये यात्रा सिर्फ तावीज इकट्ठा करने के बारे में तो नहीं थी। हर तावीज के साथ एक गहरा सबक जुड़ा था, और शायद पहला सबक ही सबसे बड़ा है, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ढूंढना, जो कि लगभग हर सेल्फ हेल्प किताब का केंद्र होता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे पेश कैसे करती है। ये सिर्फ फॉलो योर पैशन जैसा कोई घिसा पिटा उपदेश नहीं है। ये कहती है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन अचानक खोज लेंगे। ये एक चुनाव है, एक चुनाव जो आपको हर रोज करना पड़ता है। मतलब ये किसी मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक दिशा की तरह है। बिल्कुल, किताब यही कहती है कि बाहरी सफलता जैसे कि पैसा या पद वो आपको सिर्फ कुछ देर की खुशी दे सकती है। असली संतोष तब मिलता है जब आपके काम का आपके अंदरूनी मूल्यों से कोई गहरा कनेक्शन हो। जोनाथन की यात्रा असल में बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया को खोजने की यात्रा है। और यही यात्रा उसे दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाती है। हाँ, अभ्यास और दैनिक आदतें। यहाँ किताब छोटी छोटी आदतों की ताकत पर बहुत जोर देती है ना, जैसे ये ध्यान या रिफ्लेक्शन। ये सभी सिद्धांत, उद्देश्य, आदतें, मुश्किलें और सादगी असल में आधुनिक हसल कल्चर के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह के तरह है। हसल कल्चर के खिलाफ? हाँ, शर्मा यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस पूरी जीवन शैली पर सवाल उठा रहे हैं जो कहती है कि व्यस्त रहना ही सफल होना है। अच्छा। ये किताब एक तरह का स्लो डाउन घोषणा पत्र है। एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है, स्लो डाउन घोषणा पत्र। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरे मन में आ रही है। किताब कहती है रोज ध्यान करो, अपने दिन के बारे में सोचो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान जो अपनी ईएमआई और घर की जिम्मेदारियों में फंसा है, वो इसे असलियत में कैसे लागू करे? क्या ये सलाह थोड़ी अव्यावहारिक नहीं लगती? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है कि सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई व्यवहारिक रोड मैप वो गायब है।
आलोचक कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से किसी की जिंदगी की बड़ी समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं, जैसे नौकरी का तनाव या कोई आर्थिक संकट। तो ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो गई। बिल्कुल, जो कहती है कि बस अच्छा सोचो और सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक विरोधाभास है। विचार बहुत गहरे हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने का जो तरीका है वो सतही लगता है। हाँ, और शायद किताब का इरादा आपको एक सटीक कैसे करे गाइड देना है ही नहीं। शायद इसका काम सिर्फ आपको एक विचार देना है, एक बीज बोना है। अच्छा, ये आपको बताती है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये आपको खुद खोजना होगा। और यही इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। चलिए तीसरे संदेश पर आते हैं, कठिनाइयों से सीखना। किताब का तर्क है कि मुश्किलों को बोझ नहीं बल्कि सीखने और मजबूत बनने का एक अवसर मानना चाहिए। ये मानसिकता में बदलाव की बात है, अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। इसे स्टोइक फिलॉसफी से भी जोड़ा जा सकता है, जो कहती है कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि हर चुनौती अपने साथ एक तोहफा लेकर आती है। जॉनथन की यात्रा में जब भी कोई मुश्किल आती है, वो उसे तोड़ती नहीं बल्कि उसे कुछ नया सिखा कर जाती है। और चौथा और आखिरी प्रमुख सिद्धांत है सरलता और वर्तमान में जीना। बिल्कुल, मतलब भौतिक चीजों के बजाय अनुभवों को महत्व देना। ये आज के उपभोक्तावादी समाज, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के मुंह पर एक तमाचा है। हम हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते हैं, अगला फोन, अगली गाड़ी, अगली छुट्टी। और इस दौड़ में हम उस पल को जीना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन अभी और यहाँ है। उगते सूरज को देखना या किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीना, इन छोटे छोटे पलों में खुशी खोजना। तो ये 4 स्तंभ है, उद्देश्य, आदतें, मुश्किलें और सादगी। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, पाठकों ने इन विचारों को कैसे लिया? क्योंकि यहाँ प्रतिक्रियाएं मतलब जमीन आसमान का अंतर रखती हैं, जो अक्सर इस तरह की किताबों के साथ होता है। ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। हाँ, एक तरफ लाखों पाठक हैं जिनके लिए किताब जीवन बदलने वाली साबित हुई। समीक्षा बताती है कि गुडरीड्स जैसी साइट्स पर इसकी औसत रेटिंग 5 में से 4 के आसपास है। लोग कहते हैं कि इसने उन्हें एक नई दिशा दी, उन्हें अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। और ये दिखाता है कि किताब अपने मूल उद्देश्य में सफल रही है। ये उन लोगों तक पहुंची है जो शायद अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर खड़े थे, जो कुछ जवाब खोज रहे थे, और इस किताब ने उन्हें वो जवाब दिए। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है। आलोचकों और कई पाठकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसके विचार बहुत सरल और दोहराव भरे हैं, सिंपलिस्टिक एंड रिपीटेटिव। हाँ, उनका कहना है कि ये वही पुरानी बातें हैं जो सैकड़ों सेल्फ हेल्प किताबों में पहले ही कही जा चुकी हैं। एक तरह से पुरानी शराब नई बोतल में। बिल्कुल। दूसरी आलोचना कहानी को लेकर है। जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, कुछ लोगों को कहानी का प्लॉट बहुत कमजोर और मतलब बनावटी लगा, जैसे सिर्फ सिद्धांतों को परोसने के लिए गढ़ी गई हो। हाँ बिल्कुल। और शायद सबसे गंभीर आलोचना व्यावहारिकता को लेकर है। वही बात जो हमने पहले की थी, अपना उद्देश्य खोजो। कहना आसान है पर करना मुश्किल। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि एक ही किताब किसी के लिए जीवन बदलने वाली और किसी दूसरे के लिए सरल और दोहराव भरी कैसे हो सकती है? ये इतना बड़ा अंतर क्यों? इसका जवाब किताब में नहीं बल्कि पाठक में छिपा है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी जीवन यात्रा के किस पड़ाव पर हैं और आप किताब से क्या उम्मीद लेकर आए हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में खोया हुआ महसूस कर रहा है और पहली बार आत्म सुधार की दुनिया में कदम रख रहा है। उसके लिए ये किताब एक नई रोशनी की तरह हो सकती है। उसके लिए ये सरल विचार भी क्रांतिकारी लग सकते हैं, क्योंकि उसने इन्हें पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने पहले से ही दर्शन, मनोविज्ञान या इसी विषय पर कई किताबें पढ़ी हैं, उसे ये सब कुछ सुना सुनाया और सतही लग सकता है। तो किताब का जो मूल्य है वो व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। बिल्कुल, ये एक टूल की तरह है। अगर किसी को एक कील ठोकनी है और उसके पास हथौड़ा नहीं है, तो उसके लिए एक पत्थर भी बहुत कीमती हो सकता है। लेकिन जिसके पास पहले से ही एक बेहतरीन टूल बॉक्स है, उसके लिए वो पत्थर बेकार है। किताब का मूल्य उसके कंटेंट के साथ साथ पाठक के संदर्भ, उसके कॉन्टेक्स्ट पर भी निर्भर करता है। तो इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों को देखते हुए इस किताब का असली मूल्य क्या है? अगर हम इसका सार निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से समीक्षा का निष्कर्ष इसे बहुत अच्छे से समेटता है।
इस किताब को एक चमत्कारिक समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जहां आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। इसे उत्तेजक सलाह की तरह पढ़ना चाहिए, स्टिम्युलेटिंग एडवाइस। उत्तेजक सलाह, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किताब का असली काम आपको कदम दर कदम निर्देश देना नहीं है। इसका असली काम आपको सोचने पर मजबूर करना है, आपको थोड़ा असहज करना है, आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ गहरे सवाल पूछने के लिए उकसाना है। तो ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। हाँ, ये दरवाजा खोलती है, पर आपको अंदर खुद जाना होगा। ठीक यही। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो जीवन के अर्थ, ध्यान और आंतरिक शांति जैसी चीजों के बारे में सोचना अभी शुरू कर रहे हैं। ये उनके लिए एक गेटवे ड्रग की तरह हो सकती है जो उन्हें और गहरी खोज की ओर ले जाए। इसे एक गाइड बुक के बजाय एक कंपास की तरह देखना चाहिए जो आपको सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन यात्रा का हर कदम वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। सार ये है कि द सीक्रेट लेटर्स एक कहानी के जरिए हमें बाहरी सफलता से हटकर आंतरिक शांति और उद्देश्य की ओर देखने के लिए कहती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत और खामी दोनों एक ही चीज है, इसकी सादगी। कुछ पाठकों के लिए यही सादगी इसे सुलभ और प्रेरणादायक बनाती है, जबकि दूसरों के लिए यही इसे अव्यावहारिक और दोहराव भरा बना देती है। अंत में इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि पाठक इसे किस नजरिए से पढ़ता है, एक तैयार जवाबों की किताब के रूप में या फिर सही सवाल पूछने के लिए एक प्रेरणा के रूप में। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, इस तरह की किताबों का असली मूल्य क्या है? क्या ये उन व्यवहारिक कदमों में है जो वे सुझाती हैं, या सिर्फ उस एक विचार की चिंगारी में जो हमें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देती है, भले ही हम उसके बताए रास्ते पर एक कदम भी ना चलें?